तो आप सब साथियों का स्वागत है JNU-SU की तरफ से। JNU में 2005 में जब नरेगा इंट्रोड्यूस होता है, नेशनल रूरल गारंटी स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो वो एक एंटाइटलमेंट देता है, डिमांड लेड एक एक्ट है जो एंटाइटलमेंट देता है ग्रामीण लोगों को कि वो हक से 100 दिन का रोज़गार डिमांड करते हैं और सरकार को देना है। अभी ये सरकार, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रिकैरिटी इंस्टीट्यूशनलाइज की जा रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ये कांग्रेस सरकार के फेलियर का एक स्मारक रहेगा नरेगा। लेकिन फिर हम कोविड में देखते हैं कि किस तरीके से नरेगा की फंडिंग बढ़ाई जाती है, क्योंकि उसके बिना जो हमारा जो इंडिया, जो कि एक ग्रामीण प्रधान देश है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स जो शहर बनाते हैं, शहर में उनका कोई ठिकाना रहता नहीं है, अंततः अपने को महफूज करने के लिए उन्हें अपने गांव वापस जाना होता है। वहाँ पे फिर वो वही नरेगा ही उनके काम आता है और फिर सरकार को मानना पड़ता है, नरेगा का फंड बढ़ाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं 2021 में किस तरीके से वेस्ट बंगाल में ये सरकार जो है फंड्स रोकती है तमाम वजह देकर, जो कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं होते हैं, जो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हम JNU में हैं, तो किस तरीके से जब ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल लेकर आते हैं तो ये कुछ नया नहीं ला रहे हैं। जो काम, जिस तरीके से ये कटौती कर रहे हैं फंड के साथ, जिस तरीके से ये कमज़ोर वर्ग के लोगों को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से, बस ये तमाम बिल्स लाकर उन चीज़ों को ये लोग लीगलाइज और लेजिटिमेट कर रहे हैं। तो आज जब हम यहाँ पे आए हैं, हमें ज़रूरत है कि हम छात्र हों, मज़दूर हों, सब मिलकर, किसान हो, सब मिलकर इनकी सारी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। चाहे वो लेबर कोड बिल हो, चाहे किस तरीके से किसानों ने हमें डायरेक्शन दिखाया कि किस तरीके से साथ में हम लड़कर इनके खिलाफ इनको मजबूर कर सकते हैं कि ये अपनी ये जो साजिशें हैं, कमज़ोरों को और कमज़ोर करके अडानी अंबानी को हमारी सारी जो राइट्स हमने इनसे छीन के ली थी, वो वापस से वो चीज़ें हमसे छीनने की जो इनकी कोशिशें हैं, हम इनके खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं अगर हम एक साथ आते हैं। तो आज हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो नरेगा के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वो हमें एक इलैबोरेट तरीके से समझाएंगे कि क्या चीज़ चल रही है, अंदर क्या चीज़ चल रही है। ये लोग 125 दिन एक तो ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट का में पूरा डिस्कशन बना दिया है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। ये एक फसाड है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है वहाँ किसका नाम जुड़ा है। दूसरा एक जो फसाद है कि हम 100 दिन से 125 दिन जो है रोज़गार दे रहे हैं, बढ़ा कर दे रहे हैं। लेकिन हम जब असलियत जानेंगे, जो कि हमारे साथी जो हमसे जुड़े हैं वो बताएंगे कि वहाँ पे फिर पूरा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उनके डिस्क्रिशन पे, वो डिमांड लेड नहीं होगा। फिर वो बताएंगे कि कहाँ पे डिमांड्स हैं, कहाँ पे नहीं हैं, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में किया गया। तो हम अपने बीच में स्वागत करते हैं सबसे पहले श्रावणी देवी का, जो नरेगा वर्कर हैं, कमला देवी का, जो भी एक नरेगा वर्कर हैं। हमारे बीच में दीपा सिन्हा हैं, जो राइट टू फूड कैंपेन से जुड़ी हैं। मुकेश निर्वसित, जो राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के साथ जुड़े हैं। राजेंद्र नारायणन, जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और लिपटेक इंडिया से जुड़े हैं। और हमारे बीच में करीना है, जो एक लॉयर है नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथ। और हमारे साथ लावण्या तमांग है, वो भी नरेगा संघर्ष मोर्चा से जुड़ी हैं और आगे का जो भी टॉक है वो मॉडरेट करेंगी। दूसरा, हम चाहते हैं ज़्यादा लंबा हमारी तरफ से ऐसे लेक्चर ना रहे, तो 4-5 मिनट ही सब लोग अपनी बात रखेंगे, ताकि थोड़ा उसके बाद में खुला सत्र रहे, हम लोग ओपन डिस्कशन कर सकें, ताकि लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डिस्कशन पॉइंट्स हैं, सो वी कैन टेक दैट अप एंड टॉक अबाउट दोज आफ्टरवर्ड्स। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी उन्होंने बोला, जो नरेगा कानून है, जो बहुत लोगों के संघर्ष से
निकल कर आया था बहुत सालों की मेहनत से, जिसके बारे में और भी हम सुनेंगे आगे, उसको इतना एकदम से ख़त्म करने की कोशिश की गई है। संडे रात को हमको, जो विंटर पार्लियामेंट सेशन तो कई दिनों से चालू है, जारी है, संडे रात को हम लोगों को मालूम चला, और केवल हमको नहीं, एमपीज़ जो हैं उनको, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर जो हैं रूरल डेवलपमेंट, किसी को कोई खबर नहीं थी कि ये बिल लाया जा रहा है। इतना सडनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और बिल्कुल इसी हफ्ते विदाउट गिविंग एनीवन टाइम कि हम लोग इसके बारे में चर्चा करें, इस पे हम देखें, बैठ के गौर से समझें कि ये बिल क्या ला रहा है, इसको बिना, इसके लिए कुछ समय नहीं दिया गया है। और अभी करंटली चल रही है पार्लियामेंट में अभी इस पे डिबेट, बट हमको यही सुनने में आया है कि आज रात ही इसको पास करने की कोशिश की जाएगी लोकसभा में, और कल राज्यसभा में जाएगा। तो हम लोग इस पर पिछले 2-3 दिन जितना सा समय मिला है उसमें कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एमपी से बातचीत करें, ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स से मिले जाकर। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फ्राइडे को हमने नेशनल एक्शन डे के लिए कॉल किया है, जिसमें संयुक्त जो किसान यूनियन हैं उन लोगों ने भी साथ दिया है, जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने भी साथ दिया है, एंड वी आर होपिंग कि स्टूडेंट यूनियंस जो हैं दे विल आल्सो सपोर्ट अस, स्पेशली क्योंकि दिल्ली में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू हैव एनी काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, खास करके क्योंकि जो हमारे सब मजदूर साथी हैं अलग अलग राज्य से, उनके लिए आना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो फिर नंबर्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस खासकर जेएनयू से हमारी सपोर्ट करेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले कमला देवी जी को बुलाना चाहूँगी अपनी बात आगे रखने के लिए। कमला जी जो हैं वो बदनौर ब्लॉक से, ब्यावर ज़िला से आई हैं, और नरेगा वर्कर हैं, कई 18-19 साल से नरेगा में काम कर रही हैं। तो वो अपनी बात रखेंगी कि नरेगा से उनकी ज़िंदगी में क्या असर आया है, क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका किस तरह से सहारा हुआ है नरेगा की वजह से। तो कमला जी। हम ब्यावर जिला से आए हैं, हम संगठन में जुड़े ने माने 18 साल है, हमको 18 साल हो गया। अब सुनबा माई के भाई नरेगा को ख़त्म कर रिया के, तो हमके कमाने वाला तो है ही नहीं, नहीं तो हमके बेटा रहा, नहीं हमके पति, तो कौन कमार दिए माने, कौन है। बच्ची है जो ससुराल चली गई, मेरा जैसी तो नरी मेला करे, यार न पूरा राजस्थान में कतरा दुखी मनक है जी, मैं नरेगा को ख़त्म कर रिया सा, एन तुम भी साथ देना और हम भी देवा, एन मजदूर उन्हीं 15 दिन में आवेदन करा मने उठे पंचायती में जावा, तो हुणे ही करे भी कोने मा की, हुणे ही करी कोने तो बच्चा मैंने मजदूर पत्तो लगावा, सब कोशिश कर जाने मिस्टोल कढ़ावा, तो भी इतनी कोशिश करता तक भी सरकार साथ न दे रही, फिर और इसको ख़त्म करना चाह रही। बोलेंगे तो शी वाज सेइंग कि एक्चुअली उनके 18-19 साल से नरेगा में काम कर रहे हैं, और पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी एक थी जो ससुराल चली गई। अब उनका जीवन कैसे चलेगा, ज़मीन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो कैसे एक तरीके से उनका जीवन चले, शायद ये उनका पूरा कहानी है जो ठीक से वो शायद नहीं पूरी तरह बता पाई। लेकिन उनका न तो इनके पास ज़मीन है, नरेगा में ही 100 दिन का काम करके 100 दिन का जो मजदूरी आ रहा है उसी से उनका जीवन चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से नरेगा का कानून शुरू हुआ है उनके यहाँ कुछ 18 साल से, क्योंकि 2008 में पूरे देश में लागू हुआ था, तब से ये चल रहा है। तो वो ये बात एक तरीके से, और अभी उन्होंने कहा कि यदि एक बोला उन्होंने कि हम जाते हैं पंचायत में कुछ धरना लगाते हैं, तब जाके डिमांड दर्ज होती है, फिर काम मिलता है। तो अभी के कानून में ये स्थिति है, और उसको सब बदल देंगे तो फिर हमको कैसे मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा एक तरीके से। और वो कह रहे हैं कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी नरी महिलाएं, मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनके जैसी हैं, बहुत सारी हैं जो पूरी तरीके से नरेगा के ऊपर निर्भर है, ये उनका कहना था। मैं थोड़ा सा अभी शुरू कर देता हूँ। तो मेरा नाम मुकेश है, मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन और एक राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन है राजस्थान में, उसके साथ काम करता हूँ। आपको पता होगा कि नरेगा के कानून के लिए कितना संघर्ष एक तरीके से, और राजस्थान के उस हिस्से में हम लोग काम करते हैं जहां अकाल राहत के काम चलते थे, जहां 500 लोग सड़क पर बैठते थे काम के लिए और 50 को काम मिलता था। तो वो स्थिति आज वापस अभी इससे आने वाली है,
और रोज़ सड़क जाम होते थे क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं था। वो पूरा इलाका सेंट्रल राजस्थान का वहाँ पूरा पहाड़ी है, उसका भी एक पूरा डिबेट चल रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे के चला गया कि 100 मीटर से जो नीची पहाड़ियाँ उनको खोद के निकाल दो। वो अभी जो चीफ जस्टिस गए वो जाते जाते ये निर्णय दे गए। तो मतलब वो पहाड़ियाँ भी खोद देंगे, सारा पत्थर, उनका जीवन भी नरक बन जाएगा एक तरीके से, ख़राब, इतना धूल उड़ेगा वहाँ पे, क्या हालत होगा। और उस इलाके में ज़मीन के लिए खेती के लिए तो ज़मीन है ही नहीं। छोटे छोटे 1 बीघा ज़मीन तो मैंने देखा है, मैं भी कुछ 17-18 सालों से काम कर रहा हूँ उस इलाके में। 1 बीघा ज़मीन तो मुझे नहीं लगता बहुत, गांव में 2 या 3-4 लोगों के पास होगी। 1 बीघा का चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा किसी व्यक्ति के पास मिलता है। उस इलाके में लोग किस तरीके से वहाँ ये आंदोलन हुआ, उसके बाद पूरे देश में लोग गए, पूरा 10 राज्यों में बस यात्रा निकली, रोजगार अधिकार यात्रा निकली। शायद जौ आ जाएंगे तो वो जौ के एनी के नेतृत्व में और MKSS के शंकर सिंह जी के नेतृत्व में वो यात्रा निकली। 10 लाख से ज़्यादा लोग पूरा सिग्नेचर किए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे खड़े हुए और उसका पूरा डिमांड किस तरीके का पूरे देश में हुआ, वो कानून आया। और आज उस कानून को एक तरीके से उन्होंने कल जो बिल इंट्रोड्यूस किया है वो ख़त्म कर दिया। अभी पूरा क्या भ्रम फैलाया जा रहा है आपको भी पता है। अभी वो बोल रहे हैं 125 दिन, लेकिन ये जो कानून लाए हैं उसके अनुसार तो 125 तो छोड़िए, 25 दिन भी नहीं मिलने वाला। उसका बड़ा कारण ये है कि वो हर जगह उनको लग रहा है कि सारा लाइबिलिटी जो है वो राज्य के ऊपर डाल दो। पहले 100% अनस्किल्ड जो बेज लाइबिलिटी थी वो सेंटर की थी, अभी 60-40 कर दिया उन्होंने। कुछ और दीपा जी बोलेंगे इस सब के बारे में। तो मतलब जब केंद्र सरकार पूरा पैसा खर्च कर रहा है तब राज्य, ये कमला जी कह रहे हैं कि तब राज्य से लड़ना पड़ रहा है वो लेने के लिए, जबकि राज्य का कोई बहुत फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। उसके बावजूद राज्य काम देने में बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। जब उसके पास वित्तीय फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाएगी तब किस स्थिति में वो काम देंगे, कैसे काम देंगे, नहीं देंगे। दूसरा ये है कि सब कुछ एक तरीके से उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। अभी क्या हो रहा था कि पंचायत की प्लानिंग 73rd अमेंडमेंट लेके आए। पंचायत, अब आप सोचिए कि किसी पंचायत में मैं रहता हूँ, किसी में कमला जी रहती हैं, किसी में श्रवणी बाई रहती है, उस पंचायत की ज़रूरतें क्या है। जब कानून बन रहा था तो इस सोच के साथ के रोज़गार भी मिले और उस गांव में कैसे हम एक तरीके से उसका विकास भी कर पाएँ। अभी इन्होंने कह दिया कि यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल स्टेक बनेगा, वो तय करेगा कि आपको काम क्या करना है। और वो सोच रहे हैं कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमको कोई वाटर बॉडीज़ बनानी है। और एक तरीके से अभी मैं किसी एक कार्यक्रम में था कि ये आँख का रेटिना से आपका अटेंडेंस लेना है। मतलब वो बीजेपी का प्रवक्ता ऐसे बोल रहा था इशारा करके कि आपके आँख का रेटिना का ये उस प्रोग्राम में। तो सोचिए, मतलब उनका सोच एक तरीके का कि जो गाँव में रहते हैं, जो इस कार्यक्रम में जाते हैं, वो सब बेईमान है। और वो जो बैठे हैं यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो तो पता नहीं क्या है, संत हैं जो कुछ, और हैं भी कई सारे संत। तो किस तरीके का वो कर रहे हैं। लेकिन संत तो हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उन संतों की, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के। तो ये उन्होंने जिस तरीके का लाया है, एक चीज़ जो उन्होंने किया है, तो एक तो ये है कि कोई दिल्ली में बैठ के वो बना देंगे, सारे पंचायतों में वही काम होंगे। दूसरा उन्होंने किया है, अभी क्या था, एक डिमांड ड्रिवन सिस्टम था कि कोई भी काम मांगने के लिए जाएंगे उनको काम मिलेगा, वो भी लड़के काम मिल रहा था। अभी उन्होंने एक शेड्यूल में बना दिया कि A, B, C 3 कैटेगरी की पंचायतें होंगी। A पंचायत तो शहर के आसपास की होंगी तो उनको काम देना ही नहीं है, मतलब उनमें काम की आवश्यकता नहीं है। B कैटेगरी की पंचायत होंगी, उनमें हम कुछ दलित, आदिवासी या एक तरीके से नॉमेडिक्स को काम देंगे। C कैटेगरी में सबको काम देंगे। तो मतलब आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जहाँ कहीं भी टारगेट आता है, सबसे जो वंचित है, सबसे वल्नरेबल है, उस व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता। या कोई भी योजना का फ़ायदा लेने की, कोई भी योजना का लाभ लेने की बात हो, वो सबसे वंचित व्यक्ति पीछे छूट जाता है। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास साधन है, वो सबसे पहले
आगे दिखते हैं। तो जैसे ही आप इस तरीके का टारगेट लगाएंगे, मतलब आपने ये सब कह करके कि ये और एक वो बोल रहे थे कि नहीं जिनको काम नहीं मिलेगा वो तो भत्ता देंगे हम। कौन देगा भत्ता? उन्होंने कह दिया कि भत्ता राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो डिले कंपनसेशन हो, भत्ता देना हो, कुछ भी करना हो, वो राज्य सरकारों के। एक बड़ा जो मुझे लग रहा है कि एक एलोकेशन के राज्यों का एक कोटा फिक्स कर देंगे। उस कोटे से ज़्यादा यदि आप करते हैं तो कोटा फिक्स करने का मतलब है कि किस राज्य को कितना देना है वो उनके हाथ में आ जाएगा। अभी जहां अपोजिशन की सरकार है, उनके दल की सरकार है तो कोई बात नहीं, वो जितना देंगे, लेकिन अपोजिशन की सरकार में वो छोटा एक हिस्सा दे देंगे। अभी होता क्या है कि पब्लिक में, मान लीजिए ग्राम पंचायत में जो लोग जा रहे हैं उनको नहीं पता है कि बीजेपी की सरकार हमको नहीं दे रही। वो तो जिस दल की सरकार राज्य में है वो तो इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस तो राज्य सरकार के साथ है ना, तो उनको लगता है कि ये हमको काम नहीं दे रहे इस तरीके का। तो ये सब जानबूझ करके, मतलब ख़त्म करके, और ये एक तरीके से एक और हिस्सा है जो बड़ा, कि उन्होंने एक शेड्यूल में लिखा है कि वर्क आवर्स जो है इट मे बी एक्सटेंडेड टू 12 आवर्स। तो मतलब आप 8 घंटे से 12 घंटे, 8 घंटे काम करने के लिए पूरा मजदूर आंदोलन, कितना बड़ा संघर्ष किया, कितने लोग मारे गए, उसके बाद 8 घंटे का दिन का तय हुआ, 8 घंटे, 1 घंटे का रेस्ट, उसमें आप वापस बढ़ा करके। और राजस्थान में आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, जब वसुंधरा राजे वहाँ मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी, तब उन्होंने 12 घंटे कर दिया। उसके लिए पूरे राज्य में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। तो इनके मन में है कि मजदूर जो है वो 12 घंटे काम करें। तो वो 12 घंटे काम का मतलब है कि आप जो है काम नहीं देना चाहते हैं, आप मजदूरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। उस गुलामी के दौर में वापस मजदूरों को ले जाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये ग्राम जी विल नहीं है, एक तरीके से मजदूरों को गुलाम बनाने का। बधुआ मजदूर कैसे मिलें, उनके जो पूंजीपति दोस्त हैं, अडानी अंबानी हैं या दूसरे हैं, उन सबको कैसे, या और बड़े कंपनियों को कैसे सस्ते मजदूर मिल सकते हैं, शहरों में कैसे सस्ते मजदूर मिल सकते हैं, उन सब की व्यवस्था ये उन्होंने कर दी। और नरेगा आने के बाद मजदूरों को एक तरीके का एक बार्गेनिंग पावर मिला था कि एक छोटा उनको हिस्सा मजदूरी का कहीं ना कहीं 100 दिन का मिल जाएगा। और मैं पता नहीं, क्योंकि मैं इतने सालों से इसके साथ काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा हो रहा है, हमने देखा है कि राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पे बरसात बहुत कम आजकल होने लगी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन बहुत कम होती थी, इतने तालाब, इतने बांध भरे हैं, उससे कितनी हज़ारों करोड़ की फसलें पैदा हुई हैं, कितनी महिलाएं गांव में रुकने लगी हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। तो वो जो पलायन है, जो जा रहे थे वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, कहीं और दूसरे राज्य में, वो रुक करके, क्योंकि आज भी राजस्थान में क्या होता है, पुरुष कहीं बाहर कमाने के लिए जाते हैं, महिला वहाँ रुकती है, तो कम से कम बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, नहीं तो कितनी आबादी हमारी आज अनपढ़ रह जाएगी। और आज के दौर में ये बात कर रहे हैं वो उंगली का इशारा करके कि रेटिना लेने का, सब कुछ टेक्नोलॉजी लाने का, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। तो वो व्यवस्था भी ये करने का पूरा, इन्होंने गुलाम बनाने का पूरा इंतजाम कर दिया है मुझे लगता है। तो ये बीजेपी की सरकार ने मजदूरों की जो रोटी है उस पर पूरा डाका डाल दिया है, उसको लूटने की पूरी कोशिश है उनकी। और आप सब और हम सब मिलके इसको नहीं लड़ेंगे तो वापस ये गुलामी की व्यवस्था लागू हो जाएगी। थैंक यू। मुकेश जी कह रहे हैं कि जो हक की लड़ाई से नरेगा आया था, वैसे ही और भी कानून एक आया था जो आरटीआई, उसका भी शायद आप लोग सुने होंगे। अभी जो डीपीडीपी एक्ट पास हुआ है डेटा प्रोटेक्शन का, उसके अंदर आरटीआई को भी एक तरह से काफ़ी वीकन कर दिया है, ख़त्म कर दिया है बहुत एक्सटेंड तक। अब किसी भी नेशनल रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न से कहकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इनकार कर सकते हैं, जिसका हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग, कई लोग जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो आरटीआई फाइल हुए हैं, हम देखा है कि ऑलरेडी हमको नहीं मिल रही है जानकारी जो पहले मिलती थी। जिन लोगों को राशन मिला कि नहीं, नरेगा मजदूरी किधर है, कैसे इसको हम ट्रैक करेंगे। वैसे ही आरटीआई पर तो हमला करके ख़त्म किया है, वैसे ही नरेगा पर अब वही जो हक को, जो हमारे हक के कानून हैं जो जीत के हम लोग लाए थे, उनको किस तरह ख़त्म किया जा रहा है और किस तरह इनको हक से तोहफे की तरह बनाया जा रहा है। ये लाभ है, ये हम अपनी अच्छाई से आपको दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं आपको। मोदी जी अपना चेहरा लगाकर राशन के थैली पर आपको राशन बांट रहे हैं। ये हक नहीं है जो एनएफएसए के अंदर मिलता है, जिसकी जो कानून में है, पर ये एक तोहफे की तरह दिया जा रहा है। लाभार्थी हैं हम लोग, हम हकदार नहीं बचे अब। तो ये जो जिस तरह से बदल रहे हैं, वही मुकेश जी समझा रहे थे।
और दूसरा कि एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी बस कि जो ये नाम, जिस तरह नाम बदले जा रहे हैं आजकल, कितना मतलब किस तरह के नाम है, नाम बोलने का मन भी नहीं करता कानून का। ये बताइए, ये जी राम जी बिल, जी राम जी कैसे हम कहेंगे? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। अब किस भी तरह आई थिंक मोड़ के आप एक्रोनिम में फिट करने के लिए ये नाम लाया गया है। और इसमें जैसे मुकेश जी समझाए, समझनी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस पार्ट ऑफ दिस बिल इट स्टेट्स दैट नरेगा को रिपील किया जाएगा। तो नरेगा बीइंग रिपील्ड इज पार्ट ऑफ द बिल। जब बिल पास होगा नरेगा ख़त्म हो जाएगा। एंड एज पार्ट ऑफ दिस बिल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ राइट। हमारा हक नहीं है मजदूरी मिलने का, काम मिलने का, रोज़गार मिलने का। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगी दीपा से। जिंदाबाद सभी को। तो लावण्या ने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या बोलना है। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो बता देगी कि ये 2 लाइन चीज़ों पे आपको बोलना है। तो नरेगा कानून में क्या है वो तो मुकेश ने बोला ही है, एंड आई एम श्योर आप लोग फिर से और भी डिटेल में बताएंगे। तो मोटा मोटी 2-3 चीज़ें ही मैं बोलना चाहती हूँ। पहला कि नरेगा हो कोई और भी कानून हो, हम अगर ओवरऑल देखें कि ये सरकार का क्या आर्थिक नीति है और आर्थिक स्थिति क्या है देश में, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल हमें नहीं दिख रहा है। और इसी का नया नया कानून, पॉलिसी, सब कुछ इसी समझ से आ रहा है कहीं पे कि अगर है भी बेरोजगारी, मांग की कमी है इकोनॉमी में, उसको पूरा करने के लिए हम मजदूरों के हाथ में पैसा नहीं देंगे, हम जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में और देते जाएंगे और कहीं उम्मीद में बैठ जाएंगे जी राम जी करते हुए कि वो कहीं पे ट्रिकल डाउन होके सबको पहुंचेगा। और ये हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं और उसी को मुझे लगता है कहीं पे आगे ले जाते हुए अब ये बिल भी आया है। और हर बार जब बिल आता है ये नहीं बोलते हैं कि हम कुछ बंद कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम और कुछ कर रहे हैं। और वो और कुछ कहते कहते मीडिया में पूरा चर्चा वही हो जाता है, पर एक्चुअली कुछ विड्रॉ हो रहा है लोगों के हाथ से। जैसे एक और कानून है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी पूरा मुद्दा क्या बना दिया, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया और बोला कि 3 रुपए में लोगों को जो चावल मिल रहा है वो हम मुफ्त में दे रहे हैं। तो पूरा मीडिया ने यही अभी भी यही चलता है कि पूरे दुनिया में, विश्व में फ्री फूड स्कीम हमारे ही देश में मिलता है। हर महीना गरीबों को, सभी जनता को पैकेट में मोदी जी के चेहरा के साथ मिलता है फ्री में, मुफ्त में अनाज। लेकिन उसके साथ साथ ये किसी ने नहीं बताया कि 2011 के बाद सेंसस ही नहीं हुआ इस देश में, और जो उस कानून के तहत जितने लोगों को मिलना चाहिए, अगर सेंसस हुआ होता या अगर हम लेटेस्ट पॉपुलेशन लेते तो कम से कम 12 करोड़ और लोगों को राशन मिलनी होती। उसके साथ ये नहीं बताया कि आधार लिंकेज के नाम पे और इस वेरिफिकेशन के नाम पे 4 करोड़ नाम काटे गए और लोगों को कारण नहीं दिया गया। अगर खोज के लोग जैसे मुकेश ने ही अपने साथी कुछ लोगों को कुछ महीने पहले ले आए थे, पेंशन में भी यही जब हुआ था कि रिकॉर्ड्स में है कि लोग मर चुके हैं, लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। ऐसे लोग आए दिल्ली में ये बताने कि हम मरे नहीं हैं, हम अभी भी हैं। तो एक तरफ दिखाया जा रहा है कि चीज़ें बढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली ग्राउंड में देखें तो जितना पैसा डाला जा रहा है इन चीज़ों पे या कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोगों की हक बचाई जा रही है, वो एक्चुअली कम होते जा रहा है। उसी कनेक्शन में अब ये नरेगा में भी ये आया है, क्योंकि कहीं पे सीधा बोलना कि ये सब बंद कर रहे हैं ये एक राजनीतिक सुसाइड होगी, ये इस सरकार को भी समझ आ रही है। क्योंकि स्थिति तो ऐसा नहीं है, ज़रूरत तो बहुत है। जो इनको वोट देते हैं उनको भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। जो सारे इकोनॉमिक डेटा है वो दिखा रहा है कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो बढ़ रहा है। जो रोज़गार, जो मजदूरी है, जो वेज रेट है वो बिल्कुल स्टैग्नेट है, वो बढ़ नहीं रहा है। इतना तक कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है वो भी कह रहे हैं कि हमारी बिस्किट नहीं बिक रही, हमारी मैगी नहीं बिक रही, हमारे 2 व्हीलर नहीं बिक पा रहा है, आप कुछ करो, लोगों के हाथ में पैसा डालो, तभी तो लोग खरीदेंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम रोज़गार गारंटी नहीं देंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम 125 दिन रोज़गार गारंटी देंगे, लेकिन हम बोलेंगे हम देंगे, देगा कौन? राज्य सरकार। पहले हम 100% पैसे देते थे, अब हम कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट देगा 40%। और स्टेट गवर्नमेंट 40% कितने का देगा वो हम बताएंगे, हम पैरामीटर बनाएंगे, केंद्र सरकार बताएगी कि आप इतने दिन यू विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच यू विल पे मनी।
सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो से उससे ज़्यादा अगर आपको करना है पूरा पैसा आप दो, लेकिन वो आप किस नियम कानून के तहत करेंगे वो हम बताएंगे। सो ये पूरा जो सिस्टम है सेंट्रलाइज करने का, और उसका नरेगा में पिछले 2 साल में हमने 2 साल कहाँ 21 से ना जो बंगाल में काम बंद कर दिया, ये बोलते हुए कि बंगाल में बहुत करप्शन है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि करप्शन नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बंगाल में करप्शन है, ना ही ऐसा है कि करप्शन अगर हो रहा है तो मजदूर कर रहा है क्या करप्शन? किसके जो करप्शन कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, आप उनके पीछे पड़िए ना। फाइनली असर किस पे पड़ रहा है? मजदूर पे पड़ रहा है। तो पूरा चर्चा आज भी जो हो रहा है वो ये है कि नरेगा में लीकेज बहुत है, इसमें जितना पैसा लोगों के नाम पे जा रहा है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंच रहा है। तो क्या उसका सोल्यूशन ये है कि हम मजदूर को ही पनिश करें कि आपके नाम पे जो पैसा नहीं आ रहा है, आपको नहीं पहुंच रहा है तो आपको देंगे ही नहीं हम? यही हो रहा है ना कि जो एक्चुअली इंचार्ज है, जिसका जिम्मेवारी है ये पहुंचाने का, उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, पर मजदूर पे ही पूरा जोर लगाया जा रहा है। और यही हम हर चीज में देखते हैं। हम इंडियन सिटीजन है कि नहीं वो अब हर व्यक्ति को प्रूव करना है। हमें अपना कागज निकालना है अपना दादा परदादा का, ये दिखाने के लिए कि हम भारतीय है। ये नहीं कि सरकार दिखाएगी कि आप हो नहीं तो वो प्रूव करेगी। वो जो शिफ्ट हो रहा है लायबिलिटी सरकार से लेके सिटीजन पे, ये हम हर जगह SIR में भी वही देख रहे हैं, नरेगा में भी वही देख रहे हैं, आंगनवाड़ी में भी वही देख रहे हैं। गर्भवती महिला को अपना खाना लेने आंगनवाड़ी में जाना है तो पहले दिखाना है कि उनका वो चेहरा जो उसका है और उनके रिकॉर्ड में जो चेहरा है वो सेम है। इसके पीछे भी सोच क्या है कि हम लोगों पे कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं, और ये जो ऐसा खैरात टाइप से फेंकते हैं कि वो जो खाना देते हैं या 250 रुपये प्रतिदिन का काम दे रहे हैं, जबकि दाम बढ़ रहा है, वेजेस बढ़े नहीं है, वो लेने के लिए हमें इतने पड़ाव पार करना पड़ेगा कि हमारे राज्य सरकार कहीं से पैसा ले आएगी, फिर मेरे अंगूठा मैच होगा, मेरा आंख का ये मैच होगा, मेरा चेहरा मैच होगा। ये सारा जो है, ये पूरा जो है एक हकों की परिभाषा बनी थी, एक राइट्स फ्रेमवर्क बनी थी, उससे दूर हमें ले जा रहा है। और लास्ट में यही बोलना है कि अभी भी जो 3 कानून आए हैं उसमें एक हायर एजुकेशन वाला भी आया है, वो लकीली गया है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन वो भी हम सब पे असर पड़ता है। उसमें भी निजीकरण के तरफ और ले जाने की ही बात किया गया है। तो क्योंकि मैं JNU की छात्र भी रही हूँ, जो JNU स्टूडेंट्स मूवमेंट का ट्रेडिशन रहा है कि हमेशा हम स्टूडेंट्स इश्यूज़ के साथ साथ मजदूरों का, किसानों का भी मुद्दे हम हमेशा उठाए हैं। विद इन JNU भी जब स्टूडेंट टीचर कर्मचारी एकता की बात हम लोग करते हैं, उसी तरह उम्मीद है कि उस एकता को आगे बढ़ाते हुए ये हम सब की लड़ाई है। ये सिर्फ वो ग्रामीण मजदूरों की लड़ाई नहीं है, ये सारे लड़ाइयाँ जुड़ी हुई है। तो इसी उम्मीद से हम भी आए हैं आज कि एक तो हम आपसे शेयर करेंगे कि नरेगा में क्या हो रहा है, पर ओवरऑल की इस लड़ाई को किस तरह से हम लोग मजबूत करें, इस पर बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है और साथ लड़ने की ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद से जय भीम, लाल सलाम। मैं करीना को इनवाइट करूंगी। करीना, जो नया बिल अभी पास होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा समझाएंगी क्या प्रोविजंस हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नरेगा एंड व्हाई वी थिंक इट्स सो डेंजरस। थैंक यू। तो मैं जो अभी ये जो नया बिल आया है, किस तरह से सरकार, मतलब केंद्र सरकार का जो VBG रामजी बिल है, ये किस तरह से नरेगा को ख़त्म कर रहा है, उसके डिटेल्स मैं बताऊंगी। तो जैसा सबने बोला कि नरेगा, व्हाट इज़ नरेगा? यूनिवर्सल राइट टू वर्क, गारंटी ऑफ वर्क है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसको जब भी काम चाहिए उनको वो काम मिलेगा, ये उनका एज अ मैटर ऑफ राइट है। अब जो ये नया कानून आया है, इसमें ना तो ये यूनिवर्सल है, ना ये थ्रू आउट द ईयर है, और ना ये गारंटी है। ये कैसे है? तो फर्स्ट इज कि ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है। तो सेक्शन 5(1) में जो नया कानून है उसमें है कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन एरियाज में देगी जहाँ पे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई दैट वेयर ऑल विल दिस रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम विल गो ऑन, एंड उसके बेसिस पे सिर्फ उन एरियाज में ही स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देंगी लोगों को। तो इस तरह से अब ये यूनिवर्सल नहीं है, सिर्फ नोटिफाइड एरियाज में होगा। और जैसे
मुकेश ने बताया कि पंचायत को भी A, B, C कैटेगरीज में कर रहे हैं, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि किसको कहाँ मिलेगा काम। दूसरा, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं है अब, कि इसमें है कि हर स्टेट को साल में 60 डेज नोटिफाई करने हैं, एंड दिस इज नॉट कि एवरी स्टेट में नोटिफाई, इट्स शैल नोटिफाई। तो हर स्टेट को करना है कि हमारे स्टेट में कौन से 60 डेज हैं जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन है, जो सोइंग हार्वेस्टिंग के पीक एग्रीकल्चर सीजन है, क्योंकि इनका है कि उस टाइम में लेबर कम पड़ जाती है, इतना ज़्यादा काम है कि लेबर ही नहीं मिलती है, तो इसलिए उन 60 दिनों में कहीं ये काम नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई कि ओके, इस स्टेट में इन 2 महीनों में काम नहीं होगा, इस स्टेट में इन 2 महीनों में काम नहीं होगा। सो दीज ब्लैकआउट पीरियड्स आर बीइंग मैंडेटेड थ्रू दिस लॉ। इससे क्या एक बहुत बड़ा इश्यू, इससे एक प्रॉब्लम है कि इससे वर्कर्स की नेगोशिएटिंग पावर बिल्कुल चली जाती है, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट जो नरेगा का वेज रेट था, जो क्रॉनिकली कम रहा है, ये वर्कर्स यूनियंस की मांग रही है कि बढ़ना चाहिए रेट, बट इवन सो जो नरेगा का वेज रेट था वो एक तरह से एक फ्लोर बन जाता था, बिकॉज दैट इज द मिनिमम। आप बोल सकते हैं कि मैं 100 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नरेगा में 250 रुपये तो मिल रहा है, तो दैट वुड बी अ फ्लोर। बट अब ये होने से उन 60 डेज में मजदूरों के पास कोई और काम नहीं होगा, तो उनको वो जो लैंडेड जमींदार हैं, जो जिनके पास जो बड़े किसान हैं, उनके पास ही मजदूरी मिलेगी, बिकॉज नरेगा बंद हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग कि जो हम मतलब और लोगों ने भी समझाया कि अब ये डिमांड ड्रिवन नहीं है बिकॉज ऑफ द कैपिंग ऑफ बजट। अभी तक भी नरेगा में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी डिमांड आती थी, इट यूज टू फॉलो डिमांड, जहाँ से डिमांड है वहाँ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ लोगों को रोजगार दिया जाता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों की उनको मजदूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन अब है कि साल के शुरू में ही, दिस इज सेक्शन 4 में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट का एक नॉर्मेटिव एलोकेशन, एक बजट कर देगी कि अब इस स्टेट को इस साल में इतने पैसे मिलेंगे, इस स्टेट को इतने पैसे मिले। उसके बाद वो स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि उसके बाद अगर लोगों को काम चाहिए तो आप उसके पैसे लाओ। सो व्हाट दिस विल इफेक्टिवली डू इज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देगा वो एक कैप, मतलब इल कैप द नंबर ऑफ डेज, बिकॉज उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे पाएंगी, क्योंकि अभी द वे द रेशियो इज, वो इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 90-10 का रेशियो इफेक्टिवली जो होता था। पूरी मजदूरी, सारे वेजेस की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है अभी करंट मनरेगा में, एंड जो मटेरियल कॉस्ट्स हैं वो 75% सेंटर देती है, 25% स्टेट्स देती है। तो इससे ये इफेक्टिवली इट कम्स टू 90-10 रेशियो। बट अभी है 60-40, 60% सारे कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करेगी, 40% अब स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सो इफेक्टिवली जब एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का एलोकेशन खत्म हो जाएगा तो स्टेट्स वो काम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज स्टेट्स के पास इतने वो फंड्स नहीं होंगे कि वो इतने लोगों को काम दे पाएं। सो एक तो ये है जिससे हो रहा है, एंड एक में दूसरी चीज़ जो करना आई फोकस ऑन इज, एक तो ये टेक्नोलॉजी जो इसमें इंट्रोड्यूस हुई है। एक दो चीज़ें हैं, एक तो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो ये हर चीज़ में ला रहे हैं, राशन, आंगनवाड़ी, हर चीज़, पेंशन, बायोमेट्रिक्स, एंड द अदर इज जियो स्पेशल मैपिंग, जियो रेफरेंसिंग, जो जिसका कुछ डिटेल नहीं है। दिस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये फिंगरप्रिंट आइरिस से, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, जैसे दीपा ने भी बताया। एंड एक्चुअली पिछले 4 साल से, जब से नरेगा में ऑनलाइन अटेंडेंस आया है, NMMS, और आधार बेस्ड पेमेंट आया है, नरेगा संघर्ष मोर्चा, वर्कर यूनियंस, जगह जगह वर्कर्स इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको वापस लो, ये ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज अभी NMMS में क्या है, वर्क साइट पे 2 फोटोज लेनी है, सुबह एंड शाम को फोटो लेंगे कि हाँ आप ही ने काम किया है, पर वो इतने जहाँ रिमोट एरियाज में है, इंटरनेट नहीं चलता, एंड उसमें कैसे जियो टैग्ड टाइम स्टैम्प फोटोज कैसे कोई अटेंडेंस अपलोड करेगा। तो बहुत लोगों ने 1 हफ्ते काम किया है, 4 दिन की अटेंडेंस मार्क हुई है, 2 दिन काम किया, दोनों दिन की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। तो एक ऑलरेडी ये इतना प्रॉब्लमैटिक NMMS का चल रहा था। एंड इनफैक्ट आप अगर NMMS की फ़ोटोज़ देखोगे तो उसमें कुछ भी फ़ोटो है, लाइक मार्केट की फ़ोटो है, पूरे कमरे की फ़ोटो है, गाय की फ़ोटो है, कोई भी रैंडम फ़ोटोज़ अपलोड हो रही हैं अटेंडेंस के नाम पे, टू द एक्सटेंट कि इस जुलाई में MORD का खुद सर्कुलर आया कि NMMS नहीं चल रहा है, यहाँ इसमें बहुत करप्शन चल रहा है, ऊट पटांग फोटोज आ रहे हैं। तो अब
क्या हम करेंगे कि पंचायत लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं वो रोज फोटोज को वेरीफाई करेंगे। सो आप फिजिकल अटेंडेंस से आप डिजिटल अटेंडेंस पे गए, डिजिटल अटेंडेंस से आप बोल रहे हो कि नहीं अब कोई फिजिकली बैठ के डिजिटल अटेंडेंस को वेरीफाई करेगा। सो दे देमसेल्व्स केम फुल सर्कल कि पंचायत लेवल पे 100% होंगी, ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कुछ फोटोज वेरीफाई की जाएंगी। ये खुद एडमिट करने के बाद नाउ दे ब्रॉट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कि अब हर वर्कर का बायोमेट्रिक से हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, जो ऑलरेडी इतना प्रॉब्लमैटिक है। मतलब आप लोग ने भी देखा पढ़ा होगा, सुना होगा कि कितने डिजिटल एक्सक्लूजन्स हो रहे हैं। पेंशन लोगों की नहीं मिल रही है, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा, आइरिस नहीं स्कैन हो रहा, और ये पूरे देश में हो रहा है। एंड अब ये कैसे हर वर्कर का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे एट द वर्क साइट। सो दिस इज अनदर थिंग। अब वो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड अटेंडेंस का सिस्टम ले आए हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो पिछले इतने सालों से वर्कर्स के जो डिमांड्स हैं कि आप नरेगा में फंड्स बढ़ाओ, वेजेस क्रॉनिकली कम है, फंड्स बढ़ाओ और ये उल्टी सीधी टेक्नोलॉजी बंद करो, ये लोग ने एकदम ऑपोजिट ही किया है। फंड्स कम कर दिए हैं और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस कानून के थ्रू ले आए हैं। सो आई थिंक या थैंक्स करीना। एक आध चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, खासकर फंडिंग को लेकर, जो करीना ने भी मेंशन किया कि ये जो 125 दिन के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि हम तो एक्चुअली बढ़ा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी, आप तो सिर्फ 100 दिन दिए थे यूपीए में, हम तो 125 डेज दे रहे हैं। इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्यों, वाई दिस इज़ अ फॉल्स प्रॉमिस, इट्स अ मीनिंगलेस प्रॉमिस। अभी भी हम देख सकते हैं कि currently also under नरेगा 100 days are guaranteed, but we know कि because of जितना बजट मिलता है, जितना सेंटर पैसा देती है, उसके हिसाब से ऑन एवरेज देश भर में 50 के आसपास ही वर्क डेज मिलते हैं पर हाउस होल्ड। तो ऑलरेडी आपने जो 100 दिन की गारंटी दी है, इसको तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। और कितना बजट है, ऑलरेडी वी हैड an 86,000 crores बजट दिस ईयर इन नरेगा फॉर एग्जाम्पल, एंड इवन लास्ट ईयर, एंड द एवरेज वर्क डेज वॉज जस्ट अराउंड 50। तो अब जब वो कह रहे हैं कि 125 दिन करेंगे, अब ये किस तरह करेंगे, ये तो हमको तो क्लियरली लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। 125 क्या, आप 300 दिन ही बोल देते, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि असली में कुछ इसका मतलब है नहीं। और एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाह रही हूँ। कल हम लोग तमिलनाडु के एक एमपी से भी मिले थे, तो उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज द बर्डन ऑन स्टेट। सो जस्ट अ वेरी रफ कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर 24-25 में तमिलनाडु में अगर एवरेज वर्क डेज पर हाउस होल्ड वो 47, अगर सिर्फ 47 में भी देखें तो फिर तमिलनाडु को कितने पैसे देने पड़ते? अगर ये जी राम जी बिल रहता, इट वुड हैव बीन सम 4,000 crores, एंड इफ दे हैड टू गिव 125 days, दैट वुड एड अप टू अराउंड 10,000 crores जस्ट फॉर तमिलनाडु। तो ये तो हमको मालूम है, दिस इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर द स्टेट्स, द पुअरर स्टेट्स जिधर ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट गारंटी की, दे आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट मोर, एंड दिस इज़ वाई 125 दिन का जो वादा किया जा रहा है, ये बिल्कुल खोखला वादा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट दिस बिग नंबर दैट दे कीप थ्रोइंग कि हम तो इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ें, दिस इज़ कंप्लीटली मीनिंगलेस प्रॉमिस। आगे मैं श्रवणी जी को बुलाना चाहूँगी अपनी बात शेयर करने के लिए। बेटी बोल जाओ। जी, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा जिला ब्यावर है, हमारा नाम श्रवणी देवी है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि मोदी जी वादा तो बहुत बड़ा किया, का लोगों ने गुंगरा दिया, का लोग यही चाहे कि जहाँ मोटा मोटा वादा किया कि मैं ऐसे नल पूछा दूंगा, ऐसे मकान बना दूंगा, ऐसे मैं नरेगा रोजगार में आगे बढ़ोतरी करता रहूँगा। तो आज तो वे मोदी जी वोट लेने के लिए तो तैयार है, 11 वादा कर दिया। मोदी जी तो 4 दिन के लिए फर लोगों ने आंसू दिखा दिया, लोगों ने अब 10 साल थी रो रहा जी का आंसू पहुँचवाने ना आ रहा। तो अब ये नरेगा का मैंने ज़्यादा तो पढ़ी लिखी हूँ कौन मैं, पर नरेगा मैंने मेहनत मजदूरी कर कमा खा रही तो मैंने दर दे रही हो ने, आज मोदी जी नहीं रही। बच्चा बच्ची अब वे 18 साल थी तो मैंने 18 साल तक तो मैंने काम की दो मन नरेगा में, तो मजदूरी कर बच्चा बच्ची के भविष्य तैयार कर लियो। अब वे एकदम अचानक कोई मन जाने और कोई मुर्जी जानी
कि भाई जनता की मुर्जी कही है, जनता की मजदूरा की मुर्जी कही है। मैंने पूछा ताचा वे तो पहली तो वादा कीदा ने तो उषा ने गुंगरार मैंने वोट ले लीदा बना बुआ को दर्द न देख पा रहा, तो अब वह नरेगा ने एकदम कानून ने ख़त्म कर दिया, तो ये लिए भी तो मुर्जी जानना जरूरी होना। अब उनकी मन मुर्जी चला रहा कि मैं छाऊँ जडे मैं काम देऊँ, मैं छाऊँ जिदे काम देऊँ। और तो इको कानून तो बनाओ, तू 6 महीना तू रोजगार दे तो मैं नरेगा में जाऊँ, 6 महीना को कोई किसान का खेत में काम करो तो वहाँ को सर्टिफिकेट तो बना दो कि वहाँ नरेगा वहाँ मजदूर वहाँ किसान के खेत में काम करना। उनके लिए मजदूर कहाँ जाए, कौन किसान बुलाए जो वो मजदूर रोज अटक काम करना चाहे। तो बच्चा बच्ची तो और ही ज़्यादा अब भविष्य और ज़्यादा खराब हो जाए। अब तो कोई बाहर देश भी कमा खा बन जा सके न, तो वो कानून बहुत खतरनाक लाया है। कोई वहाँ की मनमुर्जी चला रहे हो तो यार मैं चलने न दे। वहाँ कोई किसान मजदूर भी उतरा वहाँ की दैत गुलामदार कोई नहीं जो कि भाई वे चाहे जिसान मजदूरी है जाए चाहे जिसान में कानून बना ले। उनके लिए तो लड़ेंगे और लड़े हैं और जीते हैं, आगे से भी धरना प्रदर्शन भी करेंगे और खड़ा रहेंगे। नहीं ठीक है, खड़े हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने मौका देने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। तो आपने बाकी सबसे तो कानून की बात सुनी, मैं एक छोटे एनेक्डोट से शुरू करता हूँ जो कि मैंने खुद देखा है। ये कर्नाटका के बिल्कुल कोने में यानी कि गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे एक गांव है। ये कर्नाटका का आखिरी गांव मान लीजिए। वहाँ पे मैं था, किसी के घर पे रुका हुआ था, और जिनके घर पे रुका हुआ था तो उन्होंने कहा, सोमवार की रात थी, उन्होंने कहा था बिजली कुछ नहीं था, बारिश हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे गांव में एक राम मंदिर है, वो राम मंदिर में हर सोमवार को रात को भजन होता है, चलिएगा क्या। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो राम मंदिर में गए हम, रात को भजन हो रही थी, वहाँ पे 2 महिलाएं थी जो गाना गा रही थी। तो ये पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा का भजन हुआ। तो हम जब वापस जा रहे थे उनके घर तो उन्होंने कहा, चलते चलते उन्होंने कहा, काशी उनका नाम है, चलते चलते उन्होंने कहा कि अगर नरेगा नहीं होता तो यहाँ पे मंदिर में ये 2 महिला आज भजन नहीं गाती। तो मैंने कहा नरेगा और भजन, और वो भी राम मंदिर में भजन गाने का क्या संबंध है। तो उन्होंने कहा कि नरेगा जब आया, उसके आने के बाद इन महिलाओं को नरेगा के माध्यम से वहाँ पे लोगों को संगठित करने का एक मौका मिला। तो जैसे उन्होंने वहाँ पे संगठन बनाना शुरू किया नरेगा के माध्यम से, उसके बाद वहाँ पे और महिलाएं जुड़ने लगी, उनको एक आर्थिक आज़ादी मिलने का एक मौका मिला, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, आर्थिक आज़ादी उनको जो मिलने लगी, उसके बाद उनको हौसला मिला कि अरे हम जब गांव में एक साथ मिलके काम करके पैसा कमा सकते हैं तो हम मंदिर में बैठ के गाना क्यों नहीं गा सकते। उसके पहले उनके लिए अलाउड नहीं था कि वो मंदिर में भजन में गाना गाएं। नरेगा आने के बाद, नरेगा में जुड़ने के बाद, संगठन बनाने के बाद उनको हौसला मिला और वो मंदिर में गाना शुरू की और आज वो नॉर्मल हो गया है। तो कहने का ये मतलब है, ये छोटी सी कहानी है लेकिन कहानी में बहुत सार है कि नरेगा के माध्यम से जो संगठन और एक सशक्तिकरण का मौका मिला, शायद नरेगा नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि एक तो है कि सॉरी, मैं नोट्स बनाया था कुछ, तो मैं उसके हिसाब से बोलना चाहता था। हाँ, तो कुछ जैसे करीना और मुकेश ने कहा कि ये नरेगा, ये जो नया जो कानून जो ला रहे हैं बीजेपी सरकार, उससे ये क्या है कि राज्य सरकार को आप बोल रहे हैं कि आप अपने हिसाब से काम का फैसला कीजिए। केंद्र सरकार से जो पैसा आता था वो हम तय करेंगे कि पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आप ऐसे सोचिए कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो कि किराए के मकान में रहे हैं, जहाँ मकान मालिक ऊपर रहता है और पानी के टंकी में मोटर चलाने का मोटर मकान मालिक के घर में रहता है। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे रहे? तो कई लोग ऐसे रहे होंगे जहाँ पे पानी की टंकी मकान मालिक के पास रहता है। जब आपको पानी भरना होता है अपने घर में, आपको मकान मालिक को बोलना पड़ता है कि भाई पानी की टंकी में मोटर चला दीजिए, हमारे घर में पानी बंद हो गया है। और मकान मालिक अगर घर में नहीं हो
तो फिर आपको घर पे पानी नहीं मिलेगा। आज ये जो कानून लाए हैं बिल्कुल वही स्थिति है। मकान मालिक कौन है? बीजेपी की सरकार जो केंद्र सरकार में बैठी है। और किराएदार कौन है? सारे राज्य। अब मकान मालिक तय करेगा कि किसके घर पे पानी होगा, किसके घर पे पानी नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, ये जो मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता है, अब ये जो हक की लड़ाई में, ये जो हक का जो कानून है, उसके साथ जब खिलवाड़ किया जाएगा तो आप खुद ही तय कीजिए कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। दूसरी बात, नरेगा के तहत नरेगा की कई सारी खूबियां हैं। उसके खूबियों का अगर सिलसिला शुरू करें तो हम चर्चा आप श्रवणी देवी और कमला देवी से भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत लंबे इसके स्टडीज़ हुए हैं, बहुत लोग इसके बारे में लिखे हैं, कहे हैं, बात कहे हैं। लेकिन मैं एक तुलना करना चाहूँगा कि मान लीजिए एक जिसे हम कहते हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि जिसके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। अब नरेगा के माध्यम से क्या होता है, मान लीजिए कि मैं एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हूं, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है। वो एक्चुअली गांव के तौर पे देखें तो बहुत कम ज़मीन है वो। और मुझे अपने गांव में मान लीजिए मेरे ज़मीन में बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ठीक है। उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो वहाँ पे मैं कोई उपजा नहीं सकता, मैं कुछ उपज नहीं कर सकता वहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नरेगा के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ कि नरेगा के माध्यम से मेरे गांव में जितने लोग हैं वो मेरे खेत में काम करें और मेरे खेत में काम करके मेरे ज़मीन को उपजाऊ बनाने का एक काम करें, लैंड लेवलिंग का ही मान लीजिए। तो मैं अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हूं तो मैं नरेगा के तहत इस तरह के काम को मैं रिक्वेजिशन कर सकता था और कम्युनिटी के माध्यम से मेरे गांव के जो बाकी लेबर हैं वो मेरे खेत पे काम करके मेरे खेत को उपजाऊ बनाने का एक सिलसिला शुरू कर सकते थे। तो यहाँ पे ऐसे करके केंद्र सरकार, क्योंकि 100% लेबर वेजेस केंद्र सरकार के माध्यम से आता है, तो वो इस पे बाकी जो हमारे कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनको केंद्र सरकार से पैसा मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप सोचेंगे तो ये प्रोसेस में हम केंद्र सरकार को एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तौर पे सोच सकते हैं कि हमारे पास काम चाहिए, केंद्र सरकार यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो यहाँ पे फंड देगी हमें। एक्चुअली स्वावलंबन, क्या मोदी जी का एक डायलॉग है ना, वो क्या है, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनाने का एक्चुअली नरेगा एक ज़बरदस्त कानून है। लेकिन उस कानून को ही हम आज लोकसभा में भी इसकी चर्चा हो रही है, उसको बिल्कुल दुर्बल बनाया जा रहा है। और एक मुख्य बात यहाँ पे कई लोगों ने कहा है कि ये जो 60-40 का रेशियो, यानी कि 40% पहले 10% राज्य सरकार से पैसा जाता था नरेगा में, आज उसको बढ़ा के उसको 40% कर दिया है। या लावण्या ने भी अभी कहा कि तमिलनाडु के केस में 10,000 करोड़ अगर तमिलनाडु को देना पड़ेगा ये प्रोग्राम चलाने के लिए, तो आप सोचिए गरीब राज्यों के बारे में सोचिए, जहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे गरीब राज्य हैं, उनको अगर 10,000 या 12,000 करोड़ उनको एक प्रोग्राम, कोई योजना में डालना होगा, तो वो जाहिर है क्या करेंगे कि वो नहीं डालेंगे। तो जाहिर है क्या होगा, उससे जो रोजगार मिलने की संभावना थी वो रोजगार नहीं मिलेगी। अब जब रोजगार नहीं मिलेगी तो फिर लोग क्या करेंगे, वहाँ वो गांव छोड़ के दूर दराज में कहीं पे पलायन करने जाएंगे, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में। अब बेंगलोर की हालत मैं ये बताऊं कि जो पलायन करके मजदूर वहाँ आते हैं, एक छोटे से कमरे में 12-13 लोग रहते हैं, और उस छोटे कमरे में 12-13 लोग रहते हैं, यानी कि एक हाउसिंग का क्राइसिस है। दूसरी बात, एक पानी की समस्या है, शहरों में बहुत पानी की समस्या है। तो हम जहाँ पे ऑलरेडी समस्या है वहाँ पे और हम समस्या बढ़ाने का एक अच्छा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ये सब जो है कि हमको एक जोड़ के देखना चाहिए, सिर्फ अलग अलग तरीके से ना देखें तो बेहतर है। और मैं आखिरी में बस एक चीज़ कहूँगा कि नरेगा इज़ एक्चुअली गुड इकोनॉमिक्स। मेरे ख्याल से मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका, जहाँ भी अगर आप इस पे 2-3 बातें रखें तो अच्छा रहेगा कि मेरे गांव में जब काम होगा तो मैं खर्च मेरे गांव में ही करूँगा, और अगर मैं खर्च मेरे गांव में ही करूँगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा, जो गांव में मान लीजिए छोटा किराने की दुकान चलाते हैं, उन्हीं के पास जाएगा।
और उनके पास जब पैसा जाएगा वो भी लोकल इकोनॉमी में ही खर्च करेंगे। तो ये एक एक्चुअली नरेगा से बहुत एक अच्छा इकोनॉमिक्स भी है। और मैं आखिरी में 2 चीज़ कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। पहली बात तो ये लोग कह रहे हैं कि ये गांधी का नाम इन्होंने इस कानून में बदला है, लेकिन ये वार सिर्फ गांधी पे नहीं है, ये एक्चुअली अंबेडकर पे वार है। अब क्यों? क्योंकि नरेगा एक हक आधारित कानून है, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन है। राइट्स बेस्ड आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स हिंदुस्तान में लाया कौन? अंबेडकर। कैसे लाए? संविधान के माध्यम से हमें हक की परिभाषा उन्होंने दी। उन्होंने एक्चुअली हमें समझाया कि हक क्या चीज़ है। और यहाँ पे इस कानून के माध्यम से जब हक को ही दुर्बल बनाया जा रहा है, हक को योजना में परिवर्तन किया जा रहा है, तो असली वार ये एक्चुअली गांधी को सामने रखे हैं, लेकिन वार इन्होंने अंबेडकर पे किया है। तो ये हमें समझना होगा कि ये हक के खिलाफ है ये कानून। ये सिर्फ नाम बदलने का कानून नहीं है। 125 दिन के बारे में भी इन्होंने कहा। और साथ ही में ये जो श्रिंकिंग स्पेसेस है कि हम आज कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में हम प्रोटेस्ट करने के लिए 2 दिन से हम सोच रहे हैं। पहली बात तो जैसे कि जिस तरीके से इन्होंने कानून लाया, यानी कि आपको सरप्राइज टेस्ट दे दिया है और आपको सिलेबस नहीं बताया है, और आपको बताया है कि सरप्राइज टेस्ट में अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान से निकाल देंगे, उस तरीके का ही आप मर जाएंगे, उस तरीके का इसका फल है। तो एक तो है कि सरप्राइज टेस्ट हमें रोज़ कराया जा रहा है, और इसका जो फॉल आउट है वो कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी बात कि श्रिंकिंग स्पेस, यानी कि 2 दिन हमें मिला है इस कानून को समझने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि फ्राइडे को, हम शुक्रवार को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करें, और हम 2 दिन से लगे हैं कि भाई प्रोटेस्ट करें तो कहाँ करें, क्योंकि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त लेने के लिए 7 दिन का फासला चाहिए। 7 दिन का फासला तो है नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया 7 दिन। और अगर हम कहीं और करने जाएं तो पता नहीं क्या होगा, शायद जेल में भर दे, शायद डिटेन कर दे। तो ये है कि एक तो आप थोप रहे हैं चीज़, दूसरी बात थोपने के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी आप मौका नहीं रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को एक साथ हमें देखना चाहिए। ये सिर्फ नरेगा पर ये वार नहीं है, बल्कि हमारे हक पे वार है, हमारे हर किस्म के हक पे ये एक वार है। बस मैं यहीं पे कह के अपनी बात खत्म करूँगा। ओके, थैंक यू राजेंद्रन। आई थिंक काफ़ी कुछ कवर हो गया है। अभी आखिरी में जॉन अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम ओपन सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर, बाकी ओपन डिस्कशन करेंगे। तो जॉन। हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा थका बुका हूँ तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि नरेगा की कृपा से राजस्थान में राम का गुण गाया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत उचित है कि राम के नाम से अभी से नरेगा चलें। But as all the speakers I think have explained, it's not just, this is not renaming an act. It's neither renaming, and it's not just renaming. Of course, it's renaming, but it's much more than that. And it's certainly not revamping. It's actually the opposite of revamping. It's basically dismantling the guarantee. Just to make clear that we are not inventing a problem, I just want to read a couple of lines from the Act. Now, first of all, about this repealing. This is the new bill that is being passed, unfortunately, as we speak, in the Parliament. I'm afraid. I don't know. Is there any news from the Parliament? No, not passed. No, Minister will respond tomorrow. अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय बचा है. So, Section 37. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines, shall stand repealed. So it's not just the act that's being repealed. Everything is being junked. Guidelines, schemes, notifications, orders, सब कुछ कचरा के डब्बे में डाला जा रहा है. This is not today. This is when the new scheme comes into effect. Okay? Now, so नरेगा is history, and then instead of नरेगा वो लोग एक नया योजना ला रहे हैं. Okay? This scheme has no teeth. It is not a guarantee.
The reason is that in this new scheme, the central government retains all the powers to decide when the scheme comes into effect, where it comes into effect, financial allocations, wage rates, sab kuch. All the powers are with the central government. And that's what you would expect from a government when they design their own act. Naturally, they want to keep all the powers. You know, one lesson we have learned from the history of social legislation, NREGA, RTI, Food Security Act, is that the purpose of these legislations is to make the state accountable to people. And if you want that to happen, you have to load the act in favor of people, because the state is always trying to rig a lot of its responsibilities. But here the central government is writing the act. So they try to keep all the powers, and they have passed all the obligations on the states. There is not a single significant obligation being placed on the central government by this bill. Okay. The worst part of this discretion, this control, is what we call the switch-off clause. I'll just read it quickly. The switch-off clause, which basically says that it's up to the central government to decide where and when the scheme comes into force. The state government shall, in such rural area in the state as may be notified by the central government, in such rural area in the state as may be notified by the central government, provide to every household with whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than 25 days, and so on and so forth. So it is only in the areas and, of course, at the times when the central government decide. This is what we call the switch-off clause. And by the way, in 2005, in the original act also, the central government had also tried to put a switch-off clause for the same reason that the government always prefers to keep control. And we had to oppose that clause very strongly for months, along with the left parties and so on, and finally it was withdrawn. And that's how we had a strong Employment Guarantee Act that actually gave a meaningful legal right to work. Okay. There are other powers also. You have mentioned the financial allocations, I think, 60-40. Actually, it's worse than 60-40. It's 60. Firstly, the central government gets to decide कि किस राज्य को कितना देना है. They can decide to give zero even to some states if they feel like. If they say that Kerala is well off enough to manage on its own, they can say, okay, आपको हम नहीं देंगे. So first they determine these so-called state-wise normative allocations. Within that, it's 60-40. 60 center, 40 the states. और अगर और खर्च करना है तो 70% state को देना पड़ेगा. Now the reason why this is so dangerous is that, for those of you who know a little bit of economics, the state governments, unlike the central government, have what is called a hard budget constraint. The central government can always find funds. They can always print money, borrow. There are ways. So they don't have a hard budget constraint. State government, beyond the point, they can go further. They have a certain borrowing limit. Uske baad chutti. And that is why in many states, and especially in the poorer states like Jharkhand where I live, we see so many delays in the payments of lower level functionaries, ASHA workers, payment of pensions, sometimes 3 months, 6 months, 12 months. And this is what is going to happen to NREGA. So this is going to have a very destructive effect on the scheme. Remember, this is something that many people don't understand, is that what is activating NREGA, what is making it so active, it's not so much the demand for work. वो सही है कि कुछ राज्य है जैसे राजस्थान में जहाँ लोगों ने काम का डिमांड डालना सीखे हैं, लेकिन कई जगह, बहुत सारी जगह हैं जिसमें अभी तक मजदूरों को समझ नहीं आ रहा कि हम वर्क डिमांड कैसे करें. It is more based on project demand. Some people want housing, community wants access road, farmers want to build a well on their land or do a plantation project. So there is a demand for projects. And the states are very happily sanctioning the projects. कभी मना नहीं करते हैं. क्यों? Because central government is paying. So it's a good opportunity for them to do some good work with hardly any expense. They just have to give 25% of the material cost. But now every time they sanction a project, they will have to think कि क्या हमारे पास है पैसे है कि नहीं? Are we willing to spend that money and so on? So this is going to again destroy the whole principle of employment guarantee. So I don't know what, I think most of the other points I think you must have covered. Now this business of protest, I think Rajendra ne bahut sahi kaha. It's really a terrifying thought that today in Delhi we cannot even find a space for 10 people to protest. I mean, this is really a symbol of the end of democracy.
There is no democracy without freedom of expression and without freedom of assembly and freedom of association. So forget it. This is not a democracy anymore. Now what we are going to do on 19th, I don't know if anything has been decided. But maybe we can count on some of you to join if something happens, if we find a little corner, a little handkerchief size space where we can safely protest, or if we just take the risk of going on the street and whatever happens. So I think maybe if some people are willing to join the protest, we can take the names and phone numbers and then we'll be in touch with you later. Yeah? Okay. So ठीक है, माफ़ कीजिए मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बात किया हूँ थकान के कारण, but it is through JNU 20 साल पहले that we took out this रोजगार अधिकार यात्रा, सॉरी, यहाँ होते हुए हम लोग आप थे शायद मुकेश उस समय? आप बचे थे? नहीं. We started from near Jantar Mantar and we came to JNU, और यहाँ होते हुए हम लोग राजस्थान गए थे एक बड़ा बस में और कई व्हीकल्स भी थे, और फिर वहाँ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा लाठीचार्ज खा लिया, उसके बाद आगे बढ़ते बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली. That was part of this campaign that went on for months to bring this Employment Guarantee Act to life. So the act is the fruit of a long campaign which actually goes back much further. It's a long-standing demand of the workers' movement. It's a great achievement. There's a lot of research on the impact of the act, a lot of evidence of the effects on poverty, on equity, on environment, even on productive assets. So it's something that India should be proud of. In fact, today I wrote in Indian Express that if there's one thing for which India deserves the title of Vishwaguru, it is employment guarantee, because India was the pioneer of employment guarantee, not in 2005, in the 1970s in Maharashtra, and then in 2005. And it's an initiative that is inspiring the whole world. So it's very sad to see it being dismantled today, and we will have to continue struggling for this act, for the new bill to be repealed and something like Narega to come back again. Bas. है अमीर की, चमड़ी बचती है गरीब की, खून बहा है राम राज में, आग लगे इस राम राज में, रोटी रूठी कौर छिना है, थाली सूनी अन्न बिना है, पेट धसा है राम राज में, आग लगे इस राम राज में. और यहाँ पे कविता खत्म होती है और हम यहाँ से ये सवाल भी करते हैं कि आप एक रिलीजियस नेशनलिज्म की बात करते हैं और आप जिस आइकन को खड़ा करके ये रिलीजियस नेशनलिज्म बढ़ा रहे हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या सिंबल बना रहे हैं अपने उस आइकन को कि वो लोगों से उनका अधिकार छीन रहा है. चाहे अभी और लगातार पार्लियामेंट्री सेशन में रोज एक ना एक ऐसे बिल रखे जा रहे हैं जिससे लोग, जैसा कि लावण्या ने शुरू में यही कहा कि अचानक से पता चलता है कि ऐसा कुछ टेबल किया गया है. हर रोज अचानक से पता चल रहा है कि नए नाम से वही पुराने कानून जिसके खिलाफ लोग आवाज उठा चुके हैं, लोगों ने मनाही दे दी है कि हमें नहीं, हमारी मर्जी नहीं है इसमें. चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल है, उसके खिलाफ भी हमें एक आंदोलन करने की ज़रूरत है. ये नरेगा के को रिपील करके ये जो नया कानून लाया जा रहा है, चाहे लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब लोगों के, चाहे राजस्थान में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, ईस्ट इंडिया में अभी सेंट्रल इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है आदिवासियों का, तो हर जगह अब लोगों की बस हो गई है. और अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि हम सब साथ में मिलकर इनको बताएं कि हमें आपके जो कानून है, आपकी सरकार हमारे लिए इलेजिटिमेट है, हमें आप मंजूर नहीं है. इसी के साथ आप सबका फिर से शुक्रिया. इनकलाब जिंदाबाद. जय हिंद.